हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी बाय स्टैटिकल मेथड, जिसको हम स्टैटिकल हॉरिजॉन्टल मेथड से करना निकालेंगे। तो हमारा इसमें जो लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ वायर बाय स्टैटिकल मेथड। स्टैटिक मेथड होता है, ये स्टैटिक, एक दो तरह के मेथड्स होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। ये स्टैटिक मेथड है। ये इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल पैटर्न ऑफ द अपैरेटस, पैटर्न का जो हॉरिजॉन्टल अपैरेटस है वो लेंगे, सेट ऑफ हाफ किलो वेट्स लेंगे, स्क्रू गेज, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर एक्सेट्रा। हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जो डिफाइन किया जाता है, शीयरिंग स्ट्रेस अपॉन एंगल ऑफ स्ट्रेस, यानी F/φ। और अगर हम ट्विस्टिंग कपल को जिसमें थीटा इज इक्वल टू 1 लें, तो C इज इक्वल टू पाई ईटा R4.2L, ये अपने एक फॉर्मूला है। इसमें हम स्टैटिक मेथड में डायरेक्ट एप्लीकेशन, जो हमारा ट्विस्टिंग कपल का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, जो इज इक्वल टू C इज इक्वल टू पाई ईटा 4m²। ये इस फिगर में मैंने आपको एक तो जो बाज़ार में जो अपैरेटस जैसे मिलता है वो मैंने एक जगह दिखा रखा है, और एक्चुअली जो हम ड्राइंग बनाएंगे वो एक अलग से दे रखा है। जो इसके अंदर, इस अपैरेटस के अंदर, हम जानते हैं कि इसके अंदर फिगर में दिखा रखा है, इसके अंदर एक रॉड है जिसकी 50 सेंटीमीटर लंबाई है, और इसका 0.25 के आसपास का रेडियस है। और इसको हम एक एंड से फिक्स करते हैं विद ब्लॉक B1, और इसके अंदर एक पुली लगी हुई होती है B2 अटैच। इसके अंदर हम तो एक तरफ से अचाते हैं और दूसरी तरफ पुली लगाते हैं। पुली इसलिए लगाते हैं जिससे हम उस रॉड को ट्विस्ट दे रखें। अब इस पुली के ऊपर ट्विस्ट देने के लिए हम इसमें एक रोप लगाते हैं, जिसके अंदर एक हैंगर लगाते हैं, जिससे हम वेट लगा सकते हैं ऑफ मास m। मास m का एक बाट लगाते हैं और वेट निकाल सकते हैं, वो mgr हो जाएगा। और इसके अंदर वेट लगाने से कितने ट्विस्ट होगा, इसके लिए हम दो पॉइंटर्स लगाते हैं, P1 और P2, जो आपस में जितनी दूरी है ये हम जानते हैं। और इसको हम उस पॉइंटर्स लगाते हैं, और इसको, इन पॉइंटर्स की रीडिंग हम उसके अंदर जो स्केल लगी हुई है S1 और S2 से ज्ञात कर सकते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर कैपिटल R या D, अगर मैं डायमीटर लूँ, तो एक, अगर R इज़ द रेडियस ऑफ पुली, और कपलिंग जो इसके अंदर जो रॉड है, कपलिंग जो ऐड कर रही है वो mgr है, तो हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ कपल, जो टॉर्सन एंगल है, वो पाई NR4 θ2 माइनस θ1 अपॉन 2L, जहाँ R इज़ द रेडियस, जो छोटा स्मॉल r है, इज़ द रेडियस ऑफ द कॉयल, एंड θ1 एंड θ2 जो है वो एंगल्स प्रोड्यूस बाय द ट्विस्ट, जो हम दो पॉइंटर से रीडिंग लेते हैं। हम इन दोनों कपल्स को इक्वेट करते हैं, तो वो इज इक्वल टू mgr, तो ईटा इज इक्वल टू 2mgr और L पाई R4 है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट मासेस के साथ हम डिफरेंस ऑफ ट्विस्ट के बीच में एक ग्राफ बना सकते हैं, और ये जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, और अगर हम इन दोनों का स्लोप निकालें, और इस स्लोप की सहायता से हम ईटा का मान निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बटन्स का हॉरिजॉन्टल अपैरेटस यूज़ कर रहे हैं, तो इस हॉरिजॉन्टल अपैरेटस को जब हम काम में लेते हैं, तो इसका वर्किंग फार्मूला ईटा इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 mg L2 माइनस L1 पाई स्क्वायर R4 θ2 माइनस θ1, या θ1 माइनस θ2, विच इज ग्रेटर, जो भी आप पॉइंटर 1 या 2 को लेते हैं, हमें इनका डिफरेंस चाहिए।
तो जहाँ पे एम जो हम लोड जो उसके अंदर लगा रहे हैं, डी डायमीटर ऑफ द पली है, आर इसको रेडियस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रॉड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एल जो है L2 - L1 है, लेंथ ऑफ द जो रॉड है जिसका जो ट्विस्ट पे होता है, एक्चुअली दिस इज ये नहीं है, मतलब पॉइंटर्स के बीच की दूरी है, और थीटा में θ2 इज द एंगुलर ट्विस्ट। अब इस प्रैक्टिकल को करने का जो प्रोसीजर है, पहले तो हम सिंपल रॉड की हमें स्क्रू गेज से उसकी रेडियस मेजर करना है, और रेडियस मेजर करने के लिए स्क्रू गेज बहुत उपयोगी होता है। और स्क्रू गेज का हम पहले इनिशियल एरर लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं, इनिशियल एरर निकालते हैं, और उसके अंदर मेन स्केल वर्ड सर्कुलर स्केल पढ़कर इसकी रीडिंग लेके अलग अलग टोटल लिखे इसको हम टेबल में लिख देते हैं, जो हम ऑब्जर्वेशन टेबल में दिखाएंगे। उसके बाद हम उसका रेडियस निकालने के बाद हम दोनों पॉइंटर्स के बीच की जो दूरी है वो मीटर स्केल से ज्ञात कर लेंगे, और फिर डायमीटर ऑफ द पुली निकाल लेंगे यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। एक वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके, आप जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर में ऊपर भी तीखे पॉइंटर्स लिखा रखे हैं, क्योंकि हमें इंटरनल डायमीटर ऑफ द पुली चाहिए, तो हम उन वर्नियर कैलिपर के ऊपर का जो भाग है उसका उपयोग करके वर्नियर कैलिपर से पुली का इंटरनल डायमीटर निकालेंगे। इसके बाद जो हमारा मुख्य प्रयोग है वो हम करेंगे, वो उसके में क्या है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट हम लोड लगाने के पार लगा सकते हैं। तो हम पहले पुली पर एक रोप बांधकर उसके अंदर एक हैंगर लगाएंगे। अब हम इस हैंगर लगाने के बाद उनके सर्कुलर स्केल में उसको ज़ीरो पोजीशंस पर सेट कर देंगे। जैसे जो हमारा सिंपल हैंगर है, अगर आप उसको 500 ग्राम का मानते हैं तो उसको 500 ग्राम का लेके कर सकते हैं, ज़ीरो मानते हैं तो उसको ज़ीरो लेके कर। उसके बाद हम 0.5 डिग्री का 0.5 किलोग्राम का एक भार रखते हैं, और उन दोनों सर्कुलर स्केल्स पे θ1 और θ2 की रीडिंग लेते हैं, और इसके दौरान उसके जो एंगल ट्विस्ट, अगर आप दूर वाले पॉइंटर को θ1 मानते हैं और पास वाले पॉइंटर को θ2 मानते हैं, तो वो θ2 - θ1 हो जाएगा, क्योंकि आगे, और अगर आप जो पुली के पास जो पुली है उसको θ1 मानते हैं और दूर वाले को θ2 मानते हैं, तो θ1 - θ2 हो जाएगा। वो अपने पास आप किस पॉइंटर को, जो पुली के पास जो पॉइंटर है उसको क्या मानते हैं, P1 या P2, उसके हिसाब से θ1। हम ये ध्यान रखिएगा, हमें सिंपल सा करना है कि ज़्यादा में से कम को घटाना है, हमें एंगल ऑफ ट्विस्ट चाहिए। उसके बाद उसको मानते हुए अब हम अब 500 ग्राम्स के लोड बढ़ाते रहेंगे, यानी 0.5 किलोग्राम का लोड बढ़ाते हैं, और इसको हम 4 किलो तक ले जाएंगे, या जितने बाट आपको दिए गए हों उतने बाट तक ले जाइए, और इसके जो डिफरेंस है θ1 - θ2, वो आप एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाल सकते हैं। और ये तो एक बार तो था कि लोड इंक्रीजिंग की तरफ था, इसी तरह हम लोड डिक्रीजिंग में भी करेंगे। पहले तो हमने लोड बढ़ाते रहते हैं, मगर जैसे ही हम 4 किलो तक पहुंच जाएंगे, तो फिर जैसे ही हमने आधा किलो लोड निकाला तो वो 3.5 का होगा, तो वो 3.5 के आगे रीडिंग लिखेंगे। तो लोड इंक्रीजिंग और लोड डिक्रीजिंग में हम दोनों तरफ ये रीडिंग्स लेते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम दोनों का मीन निकालते हैं, और उसके बाद फाइंड। तो इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन टेबल्स जो हम यूज़ करेंगे, पहली ऑब्जर्वेशन टेबल तो ये है कि मेरे को इस रॉड का जो रेडियस ऑफ द रॉड निकालनी है, तो उसके लिए स्क्रू गेज का उपयोग करके निकाल लेंगे। और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालने के लिए पिच अपन उसके कितने 5 घूमने पर, सर्कल्स को घूमने पर कितना उसका आया, वो निकाल के
उसका पिच निकालेंगे। अगर उसके अंदर ज़ीरो एरर है तो ज़ीरो नोट कर लेंगे। फिर मेन स्केल, वर्नियर मेन स्केल, सर्कुलर स्केल और टोटल रीडिंग लेके उसको हम 2 या 3 कम से कम 5 जगह नोट करें, तो जिससे हम इक्वल इसका मीन निकाल लें। मीन डायमीटर निकालने के बाद हम उसका मीन रेडियस निकाल लेंगे d/2। इसके बाद हम नेक्स्ट हमें करना है कि डिटर्मिनेशन फॉर द उसकी जो डायमीटर है, पॉली का डायमीटर वर्नियर कैलिपर के द्वारा निकाल सकते हैं। डायमीटर थोड़ा अधिक होता है वो हम निकाल सकते हैं, और डिटर्मिनेशन के लिए हमने पूरी। इसके बाद सिंपल है कि दोनों पुलिस के बीच में दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस पहले हम एक एंड से L1 निकालेंगे, उसी एंड से फर्स्ट पॉइंटर, मैंने इत्तेफाक से यहाँ पे शायद दोनों जगह सेकंड पॉइंटर लिख दिया, उसकी जगह फर्स्ट पॉइंटर होना चाहिए। एक जगह फर्स्ट पॉइंटर, एक जगह सेकंड पॉइंटर, और L2 माइनस L1 दोनों पॉइंटर्स की दूरी निकाल के L2 माइनस L1 निकाल के इन दोनों पॉइंटर्स की दूरी निकाल लेंगे। इसके बाद जो मुख्य जो रीड टेबल है वो हमें बनानी है। तो पहले तो लोड रखा है 0, पॉइंटर ऑफ द फर्स्ट रीडिंग निकाल लेंगे जब लोड इंक्रीजिंग होता है, और उसके बाद पॉइंटर के, उसके बाद ये लोड इंक्रीजिंग में दोनों फर्स्ट पॉइंटर और सेकंड पॉइंटर की रीडिंग ले लेंगे और 4 किलो तक जाएंगे। इसके बाद 4 किलो से जैसे ही 4 किलो की रीडिंग ऐसा 4 किलो में लिख देंगे। उसके बाद हम उसका एक आधा किलो के बाद घटाते रहेंगे। पहले तो हमने 1 से लेकर 9 तक रीडिंग लिखी, जब हम घटाएंगे तो 9 से लेकर 1 तक रीडिंग लिखाएं। उन दोनों पॉइंटर्स की मीन रीडिंग निकाल कर हम θ1 माइनस θ2 यानी दोनों पॉइंटर्स के बीच की जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो हम निकाल लेंगे। इसके बाद कैलकुलेशंस करने के लिए मॉडल ऑफ रिजिडिटी का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हम जो सारे जो मान हमने निकाले हैं वो डाल देंगे। इसके बाद मॉडल ऑफ रिजिडिटी ऑफ जो मटेरियल जो हम आयरन का यूज़ करते हैं, स्टील का यूज़ करते हैं, या कॉपर का यूज़ करते हैं, या ब्रास का यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ निकाल उसका मॉडल ऑफ रिजिडिटी निकाल लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड रिज़ल्ट हम याद कर लेंगे इसका स्टैंडर्ड रिज़ल्ट क्या है, और फिर परसेंटेज एरर। और मैंने 2 की स्टैंडर्ड रिज़ल्ट आपको दे दिए कि आयरन का कितना होता है और ब्रास का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होता है। जनरली हम आयरन यूज़ करते हैं, तो आयरन, और इसका हम अगर हम जो भी अब शुरू में कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेंटीमीटर्स और ग्राम में मास लेते हैं, तो वो डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर आप केजी MGS यूनिट्स यूज़ करते हैं तो आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कन्वर्जन हमें पता है, तो कन्वर्जन CGS यूनिट 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है, इससे आप कन्वर्ट करके न्यूटन्स पर मीटर में निकाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारे को जो इस प्रयोग में जो हमें सावधानियाँ वो लेनी है कि क्योंकि रेडियस ऑफ द रोड जो 4 की गुणांक में आता है, इसलिए उसको बहुत ज़रूर, इसलिए मैंने उसको कहा था कि आप इसको 5 भिन्न भिन्न स्थानों पर याद करें, क्योंकि और अगर ये एक्यूरेट नहीं होगा तो उसमें मॉडल ऑफ रिजिडिटी में एरर आएगी। अब इसके बाद हमें कि जो बीम है वो सीधी रहनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब जो बाट हम रखते हैं वो ध्यान से रखें, कहीं गिरे नहीं, गिर गए तो दिक्कत होती है। जो पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और जो लोड है जो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो। इन सावधानियों को देखते हुए ये प्रयोग करें। हमने इसका स्टैटिस्टिकल मेथड है, इसमें थोड़ी सी खामियां होती हैं, क्योंकि जो पॉइंटर है जो सर्कुलर स्केल पे घूम रहा है, इसके एसेंट्रिसिटी के कारण एक्सिस में कई बार वो पॉइंटर घूमता है, मगर एक्चुअली वो पॉइंटर इस रॉड को टच नहीं कर पाता, इसलिए वो आराम से घूम नहीं पाता। अब हम क्योंकि पुली के थ्रू लोड अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए
एक साइड तो प्रोड्यूस होती थी और जो अलग जो है क्या फ्रिक्शन के कारण रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आते। और इसके बाद जो ये जो है दूसरा जो मेथड जो मैं आपको पहले उसका मैक्सवेल डायनेमिक मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें वो टाइम का इक्वेशन होता है, इसलिए डायनेमिकल मेथड है क्योंकि समय का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसलिए हम इसके बाद हमने डायनेमिकल मेथड से भी इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।